राकेश कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज झालावाड़। हम CRPC के सेक्शन 2 में जो पहले परिभाषाएं पढ़ रहे हैं उसका अगले चरण में पढ़ेंगे अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन और जांच, इंक्वायरी। अन्वेषण को धारा 2 के H में परिभाषित किया गया है। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा जब आपराधिक व्यक्ति प्रश्नगत अपराध के संबंध में अन्वेषण क्या होता है? पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा आपराधिक व्यक्ति प्रश्नगत अपराध के संबंध में साक्ष्य और सबूत एकत्र करने की कार्यवाही को अन्वेषण कहते हैं। पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा आपराधिक व्यक्ति प्रश्नगत अपराध के संबंध में साक्ष्य और सबूत एकत्र करने की कार्यवाही को अन्वेषण कहते हैं। अन्वेषण की आवश्यकता। अन्वेषण पुलिस अधिकारियों द्वारा किया जाता है, मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं। अन्वेषण करने के लिए मजिस्ट्रेट किसी अन्य अधिकारी को प्राधिकृत कर सकता है। प्रश्नगत अपराध के साक्ष्य को एकत्र करने के लिए अन्वेषण किया जाता है। प्रश्नगत अपराध के साक्ष्य को एकत्र करने के लिए अन्वेषण किया जाता है। यह अन्वेषण दंडिक मामलों में प्रथम चरण है। जांच के बारे में, जांच को, इंक्वायरी को सेक्शन 2 में G में परिभाषित किया गया है। जांच से मतलब मजिस्ट्रेट या न्यायालय की कार्रवाई जो विचारण नहीं होती, जांच कहलाती है। मजिस्ट्रेट या न्यायालय की कार्रवाई जो विचारण नहीं होती है, जांच कहलाती है। जांच की इंक्वायरी की आवश्यकता पर जांच की कार्रवाई मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाती है, पुलिस अधिकारी द्वारा नहीं। मजिस्ट्रेट शब्दावली के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट, जहाँ तक कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी सम्मिलित हैं। जांच का प्रमुख उद्देश्य अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला जांच करना होता है। जांच का प्रमुख उद्देश्य अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला जांच करना है। जांच मामले की दूसरी अवस्था है। जांच मामले की दूसरी अवस्था है। प्रथम अवस्था तो इन्वेस्टिगेशन और सेकंड है जांच मामले की दूसरी अवस्था। धारा 203 में परिवाद के मामलों में अन्वेषण के बाद मजिस्ट्रेट को यह लगता है कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है तो मजिस्ट्रेट परिवाद को खारिज कर देगा। सेक्शन 2 में जो जांच की जाती है, जब मजिस्ट्रेट को यह नहीं लगता है कि उसके विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है तो वह इसको परिवाद को खारिज कर देगा। ट्रायल। अगला पॉइंट है विचारण। इसको CRPC से कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। विचारण को CRPC में कहीं भी परिभाषित नहीं किया है। विचारण क्या होता है? इसको प्रश्नगत अपराध के संबंध में अभियुक्त के दंडिक दायित्व का निर्धारण करने की न्यायालय की गई कार्रवाई को विचारण कहते हैं। विचारण क्या होता है? प्रश्नगत अपराध के संबंध में अभियुक्त के दंडिक दायित्व का निर्धारण करने की न्यायालय में की गई कार्रवाई विचारण कहलाती है। विचारण जैसे CPC में दीवानी मामलों में विनिश्चय करने की प्रक्रिया एक ही है, जबकि CRPC में यह प्रक्रिया अलग अलग है। 4 तरह की प्रक्रिया CRPC में नज़र आती है। फर्स्ट है सत्र न्यायालय के द्वारा विचारण। इसको धारा 225 से 237 में तक इसके बारे में प्रावधान है, सत्र विचारण के बारे में। और मजिस्ट्रेट के द्वारा वारंट मामलों का विचारण। सेकंड है मजिस्ट्रेट के द्वारा वारंट मामलों का विचारण। इसके बारे में धारा 238 से 250 के बारे में बताया गया है। संबंध मामलों का विचारण। संबंध मामलों का विचारण इसको धारा 251 से 259 में बताया गया है। और फोर्थ है संक्षिप्त विचारण। इसके बारे में धारा 260 से 265। इस पर विचारण 4 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो सत्र न्यायालय के द्वारा, एक मजिस्ट्रेट के द्वारा वारंट मामलों का विचारण, एक समन मामलों का विचारण और संक्षिप्त विचारण। अगला हम देखेंगे अनुमोचन व दोष मुक्ति क्या होती है। अनुमोचन व दोष, डिस्चार्ज व एक्विटल। दोष मुक्ति एक्विटल कहते हैं। अनुमोचन के संबंध में CRPC में धारा 227, 239 में इसको अनुमोचन के संबंध में बताया गया है। जब अभियुक्त को विचारण के लिए न्यायालय या मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है और जांच के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है तो अभियुक्त का अनुमोचन कर दिया जाएगा, अर्थात अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में कार्रवाई बंद कर दी जाती है।
और ये दोष मुक्ति क्या होती है, इसके बारे में 232, 235, 248 में बताया गया है। दोष मुक्ति सामान्य अर्थ में विचारण पूरा होने पर यदि अभियुक्त के विरुद्ध प्रश्नगत अपराध साबित नहीं होता है या अभियोजन के मामले को बचाव पक्ष ना साबित कर देता है तो उसका परिणाम है अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया जाना, अर्थात अभियुक्त को बाइज्जत बरी कर देना। आगे देखेंगे अनुमोचन और वह दोष मुक्ति में अंतर, कि दोनों में अनुमोचन व दोष मुक्ति में क्या अंतर होता है। अनुमोचन विचारण प्रारंभ होने के पहले की अवस्था है, जबकि दोष मुक्ति विचारण प्रारंभ होने के बाद की अवस्था है। सेकंड पॉइंट, अगर अभियुक्त को उन्मोचित कर दिया जाता है तो उन्मोचन के पश्चात अभियुक्त के विरुद्ध फिर से अभियोजन संस्थित की कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है, जबकि दोष मुक्ति के मामले में अगर अभियुक्त को न्यायालय के द्वारा दोष मुक्त कर दिया जाता है तो उसके विरुद्ध फिर से अभियोजन संस्थित नहीं किया जा सकता। जैसे उनमें उन्मोचन के मामलों में तो अगर उसको छोड़ दिया है अपराधी को तो उसको फिर से कार्रवाई की जा सकती है, अगर दोष मुक्ति के मामलों में फिर से कार्रवाई नहीं की जा सकती। CRPC 300 में इसमें बारे में बताया गया है कि अभियुक्त को दूसरा अभियोजन किया जाना वर्जित किया गया है। फिर दोहरे खतरे से सुरक्षा, सेक्शन 300 को दोहरे खतरे से सुरक्षा के नाम से भी जानते हैं। आगे देखेंगे शमनीय एवं अशमनीय अपराध। शमनीय एवं अशमनीय अपराध, शमन क्या होता है। दीवानी मामलों में CPC के आदेश 23 के अंतर्गत जिस बात को राजीनामा कहा गया है उसे आपराधिक मामलों में शमन कहा जाता है, धारा 320 के अंतर्गत। इसके शमन के बारे में धारा 320 में बताया गया है। शमनीय अपराध क्या होता है, देखेंगे शमनीय अपराध क्या होता है। शमनीय अपराध का मतलब उन अपराधों से है जिनका शमन CRPC धारा 320 के अंतर्गत किया जाता है। धारा 320 के खंड 1 में जो अपराध दिए गए हैं उनका राजीनामा न्यायालय की इजाज़त से बिना किया जा सकता है। 320 के खंड 1 में जो अपराध दिए गए हैं उनका राजीनामा न्यायालय की इजाज़त के बिना किया जा सकता है, बशर्ते न्यायालय में चालान न पेश किया गया हो। अगर न्यायालय में चालान पेश कर दिया जाता है तो इसका समन या राजीनामा न्यायालय की इजाज़त के बिना नहीं हो सकता। अगर न्यायालय में कोई चालान पेश कर दिया है पुलिस अधिकारी ने तो न्यायालय की इजाज़त के से ही समन या राजीनामा हो सकता है। धारा 320 के खंड में जो अपराध दिए गए हैं उनमें राजीनामा या समन न्यायालय की अनुमति से ही किया जा सकता है। फर्स्ट खंड में तो उनके बारे में पुलिस अधिकारियों को शक्ति दी गई है कि वो जब कोई मामला पुलिस थाने में है, जब उनके अंडर में रहता है, जब तक वो पुलिस अधिकारी राजीनामा कर सकते हैं। अगर खंड फर्स्ट के जो न्यायालय में चला जाता है तो न्यायालय का इजाज़त लेना ज़रूरी होता है। और सेकंड धारा 320 के सेकंड खंड में जो अपराध दिए गए हैं उनमें राजीनामा या समन न्यायालय की अनुमति से किया जा सकता है। इस हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि विचारण के किसी भी प्रक्रम में लेकिन निर्णय से पहले समन या राजीनामा किया जा सकता है। विचारण के किसी भी प्रक्रम में लेकिन निर्णय से पहले समन या राजीनामा किया जा सकता है। अगर अपराध समनीय प्रकृति का है तो अपील के दौरान अथवा पुनरीक्षण के दौरान अपीलीय न्यायालय या पुनरीक्षण न्यायालय की इजाज़त से समन भी हो सकता है या राजीनामा हो सकता है। अब देखेंगे समन का अधिकार किसको है, समन का की परमिशन कौन देता है। समन का अधिकार उस व्यक्ति को है जिसके विरुद्ध अपराध किया गया है। समन का अधिकार उसी व्यक्ति को है जिसके विरुद्ध अपराध किया था। राजीनामा वही व्यक्ति कर सकता है जिसके विरुद्ध अपराध किया गया है। पीड़ित व्यक्ति ही समन राजीनामा कर सकता है। अगर पीड़ित व्यक्ति मना कर दे राजीनामा करने से तो राजीनामा नहीं हो सकता। अगर पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे मामलों में समन का हक मृतक के वैध प्रतिनिधि को है। अगर पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो ऐसे मामलों में राजीनामा सिर्फ मृतक का वैध प्रतिनिधि के द्वारा ही किया जा सकता है। अगर जिस व्यक्ति के विरुद्ध अपराध किया गया है वह 18 वर्ष से कम आयु का है या योग्य व्यक्ति है या निर्योग व्यक्ति है तो ऐसी दशा में अयोग्य व्यक्ति या 18 वर्ष से कम व्यक्ति का संरक्षक ही समन करने का हकदार होता है।
उसका संरक्षक ही राजीनामा कर सकता है। आगे देखेंगे अशमनीय अपराध क्या होते हैं। अशमनीय अपराध का मतलब ऐसे अपराध से है जिसका शमन नहीं हो सकता। अशमनीय अपराध का मतलब ऐसे अपराध से है जिसका शमन नहीं हो सकता। ऐसा कोई भी अपराध जो सीआरपीसी की धारा 320 के खंड फर्स्ट और सेकंड में नहीं है वो अपराध अशमनीय है और उनका शमन नहीं हो सकता। उनका शमन नहीं हो सकता। ऐसे मामलों में न्यायालय को शमन देने की अधिकारिता शक्ति नहीं है। ओके, थैंक यू।